हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 11। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में आप कंप्यूटर नेटवर्कों का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ हम आपकी याद को ताज़ा करने के लिए उनकी मुख्य बातों को दोहरा रहे हैं। मतलब हम पिछली कक्षा में भी इसके विषय में बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, और दोबारा से इसके विषय में पढ़ेंगे। अब कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं या व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सकें, ओके, और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को साझा कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कार्यालय में अनेक विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में एक कंप्यूटर है। यदि हम इन कंप्यूटरों को आपस में किसी तरह इस प्रकार जोड़ दें कि किसी भी कंप्यूटर से कार्यालय के किसी भी अन्य कंप्यूटर को डाटा भेजना संभव हो जाए तो वह केवल एक कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाएगा, ओके। साथ के चित्र में एक साधारण कंप्यूटर नेटवर्क दिखाया गया है। डाटा या सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना क्या होता है बच्चों? डाटा संचार कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से किया जाता है। किसी नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे भी जुड़े हो सकते हैं, ओके, और किसी अन्य प्रकार से भी जुड़े हो सकते हैं। कई बार किसी नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर किसी एक बड़े कंप्यूटर से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर के साथ संपर्क मुख्य कंप्यूटर के माध्यम से कर सके, ओके। ऐसी स्थिति में मुख्य कंप्यूटर को सर्वर और अन्य सभी कंप्यूटर को क्लाइंट या नोड कहा जाता है। इन सभी कंप्यूटरों को मिलाकर एक वर्क ग्रुप बनता है जो आजकल ऐसे नेटवर्क बहुत प्रचलित हैं। साथ के चित्र में एक सर्वर क्लाइंट नेटवर्क या वर्क ग्रुप दिखाया गया है जो हमने अभी आपको दिखाया है। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर नेटवर्कों के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं इनके? नेटवर्कों को उनके कंप्यूटरों की भौगोलिक स्थिति या भौतिक दूरी के अनुसार मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहली है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरी है बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क की, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंगों का समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष तथा मितव्ययी विधि से जोड़ सकता है ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। हालांकि अब वायरल तकनीक को लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक बड़े शहर में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र 5 से 10 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। ऐसे नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क के तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई केबल टीवी नेटवर्क एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे नेटवर्क का उद्देश्य भी साधनों का साझा करना होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इन प्रकार के नेटवर्कों में वाईफाई तकनीक प्रयुक्त की जाने लगी है, आपने भी देखा होगा। अब बात करते हैं बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क है बच्चों, पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर एक उपकरण एक दूसरे से हजारों
किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा का संचारण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। ठीक है बच्चों, अधिक दूरी के कारण प्राय इनमें माइक्रोवेव स्टेशनों या संचार उपग्रहों का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क दो रिले टावरों के बीच आवाज या डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके प्रवर्धित करता है और फिर आगे भेज देता है। चित्र में एक वाइड एरिया नेटवर्क दिखाया गया है, जो अभी आपको चित्र दिखाया था हमने उसमें। विश्वव्यापी डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्कों का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के वित्तीय, शेयर मार्केट, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए अनिवार्य हो गए हैं। इनके अलावा शिक्षा और शोध के उद्देश्य से भी वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। इंटरनेट नामक नेटवर्क आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके साथ कुछ अन्य नेटवर्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों नेटवर्क संरचनाएं। नेटवर्क संरचनाएं क्या हैं, इसके विषय में देखेंगे। अब किसी नेटवर्क को तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक उसकी संरचना होती है। नेटवर्क की संरचना से हमारे तात्पर्य उस विधि से होता है जिसमें नेटवर्क के कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ओके, नेटवर्क संरचना के बारे में हम दो प्रकार से विचार करते हैं। कौन कौन से विचार हैं वो? सबसे पहले है तार्किक संरचना और भौतिक संरचना। किसी नेटवर्क की तार्किक संरचना यह बताती है कि उस नेटवर्क के विभिन्न नोडों या वर्क स्टेशनों के बीच डाटा या सूचना का स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है। यह नेटवर्क द्वारा प्रयोग किए जा रहे प्रोटोकॉल पर सबसे अधिक निर्भर होता है। ओके, यहाँ हमें नेटवर्क की भौतिक संरचना की अधिक आवश्यकता है। किसी नेटवर्क की भौतिक संरचना हमें यह बताती है कि उस नेटवर्क के नोडों या वर्क स्टेशनों को आपस में किस प्रकार जोड़ा गया है और उसमें किस तरह के केबलों आदि का प्रयोग किया गया है। मूल रूप में 4 प्रकार की नेटवर्क संरचना होती है जिनमें नेटवर्क को उपकरणों को जोड़ा जाता है। अब वो संरचना 4 प्रकार की कौन कौन सी बच्चों देखते हैं। स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और ट्री नेटवर्क। इन सभी प्रकार की संरचनाओं का परिचय आगे सेक्शनों में दिया गया है। अब बच्चों देखेंगे हम सबसे पहले स्टार नेटवर्क कि स्टार नेटवर्क क्या है। इस प्रकार के नेटवर्क में सर्वर सहित सभी कंप्यूटर तथा उपकरणों को एक केंद्रीय हब या कंस्ट्रक्टर से जोड़ा जाता है। हब ही उस नेटवर्क की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच डाटा के संचार को नियमित करता है। दाईं ओर के चित्र में एक स्टार नेटवर्क दिखाया गया है, ये देख पा रहे हैं बच्चों आप। कंस्ट्रक्टर या हब एक स्टार नेटवर्क है ये। ओके, इस प्रकार के नेटवर्क में साधारण ऐंठे हुए जोड़े तारों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कोएक्सियल अथवा फाइबर ऑप्टिक केबलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे नेटवर्क में प्रत्येक बिंदु किसी दूसरे बिंदु के साथ केवल हब या कंस्ट्रक्टर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इस नेटवर्क का कार्य स्पष्ट रूप से हब के ऊपर निर्भर करता है और किसी जुड़े हुए उपकरण या केबल की असफलता से नेटवर्क बहुत कम प्रभावित होता है। ऐसे नेटवर्क का जो विस्तार है वो करना सरल है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या लाभ है बच्चों इसके। स्टार नेटवर्क का निर्माण करना सरल होता है क्योंकि इसके विभिन्न नोडों को स्थापित करने के लिए केवल सीधा केबल डाला जाता है जो अन्य केबलों या उपकरणों से स्वतंत्र होता है। अब किसी नोड को नेटवर्क से जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो नेटवर्क के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के नेटवर्क में खराबियों का पता लगाना और उनको ठीक करना भी सरल होता है। हानियां, अब इसकी हानि क्या है, अब इसकी हानियों के बारे में देखेंगे बच्चों। स्टार नेटवर्क में कई कमियां भी होती हैं। एक, यह महंगा होता है क्योंकि इसमें अधिक लंबाई के केबलों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये महंगा होता है।
दूसरे, जब केंद्रीय हब या कंस्ट्रेटर असफल हो जाते हैं तो पूरा नेटवर्क असफल हो जाता है। तीसरे, कंस्ट्रेटर के मूल्य के कारण यह अन्य प्रकार की संरचनाओं से अधिक महंगा होता है। अब बात करते हैं बच्चों बस नेटवर्क की, कि बस नेटवर्क क्या है। इस प्रकार के नेटवर्क में फाइल सर्वर सहित सभी कंप्यूटर, टर्मिनलों और उपकरणों का एक साझा संचार चैनल से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा नेटवर्क में कोई केंद्रीय कंप्यूटर अथवा हब नहीं होता। इसमें केबलों की लंबाई न्यूनतम होती है। इसमें चैनल काट दिए जाने पर नेटवर्क असफल हो जाता है। लेकिन किसी एक कंप्यूटर या टर्मिनल के कट जाने पर नेटवर्क ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। ऐसे नेटवर्क का विस्तार करके अतिरिक्त टर्मिनल जोड़ना भी सरल हो जाता है। किसी बहुमंजिला इमारत में नेटवर्क स्थापित करते समय इस संरचना का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क ऐसी संरचना का उपयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है बच्चों, एक लीनियर बस नेटवर्क की पिक्चर है ये। अब देखेंगे बच्चों इसके लाभ क्या हैं। लीनियर बस नेटवर्क में एक किसी नए नोड या कंप्यूटर को जोड़ना सरल हो जाता है। इसमें केबल की आवश्यकता भी कम पड़ती है। ओके, इसमें हब या कंस्ट्रेटर की आवश्यकता न होने के कारण यह अन्य नेटवर्क संरचनाओं की तुलना में सस्ता होता है। लेकिन बैकबोन केबल के दोनों छोरों पर टर्मिनेटर लगाने की आवश्यकता होती है। अब बच्चों बात करेंगे इसकी हानियाँ। इसकी हानि क्या क्या हैं। बस संरचना के नेटवर्क में कई कमियां भी होती हैं। एक, यदि मुख्य केबल में कोई टूट या खराबी आ जाती है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। अगर छोटी सी भी खराबी आ जाती है उसमें तो पूरा का पूरा नेटवर्क बच्चों ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरे, जब सारा नेटवर्क ठप हो जाता है तो उसमें खराबी का पता लगाना कठिन हो जाता है। फिर भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नए नोड जोड़ना सरल होता है और यदि कोई नोड या उसका केबल खराब हो जाता है तो नेटवर्क पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे बच्चों रिंग नेटवर्क की, कि ये रिंग नेटवर्क क्या है। इस प्रकार के नेटवर्क में कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे कुल मिलाकर एक बंद घेरे या वलय के रूप लेते हैं। ये देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक रिंग नेटवर्क है। ओके, दाईं ओर के चित्र में एक रिंग नेटवर्क दिखाया गया है। इसमें कोई भी केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी बिंदु या कंप्यूटर बराबर होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। हालांकि इसमें कोई सर्वर भी हो सकता है। इस नेटवर्क में जब कोई नोड कोई संदेश भेजता है तो वह संदेश रिंग नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। यदि कोई नोड उस संदेश का गंतव्य नोड नहीं है तो वह उसे अगले नोड पर को पास कर देता है। और यदि कोई संदेश नेटवर्क के किसी भी नोड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो यह पूरे रिंग का भ्रमण करके वापस प्रेषक नोड के पास वापस पहुंच जाता है। ऐसे नेटवर्क में डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है और प्रत्येक कंप्यूटर एक रिपीटर की तरह डाटा को आगे भेज देता है। संचार पूरा होने पर भेजने वाला कंप्यूटर संदेश पहुंच जाने की सूचना प्राप्त कर लेता है। इस नेटवर्क में संदेश के भ्रमण का समय थोड़ा बढ़ सकता है, परंतु उसकी गति होती है, गति की तुलना में यह नगण्य होता है। रिंग नेटवर्क में सबसे कम केबलिंग होती है। अब इसके लाभ क्या है बच्चों, इसके लाभ के विषय में देखेंगे। अब रिंग नेटवर्क में डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है और प्रत्येक नोड किसी संदेश को किसी रिपीटर की तरह अगले नोड को अग्रसारित कर देता है। इसलिए प्रत्येक नोड के साथ केवल एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होता है। इसलिए रिसीवरों की ट्रांसमीटरों की संख्या बस नेटवर्क की तुलना में अधिक हो जाती है। अब देखेंगे बच्चों इसकी हानि क्या क्या है। इस नेटवर्क में सबसे बड़ी कमी यह है कि एक नोड के असफल हो जाने पर पूरा नेटवर्क असफल हो जाता है। लेकिन इस समस्या को बाईपास केबलों का प्रयोग करके हल किया जाता है। प्रत्येक बाईपास केबल किसी एक नोड या कंप्यूटर को बाईपास करता है। ओके, जैसे ही वह नोड कंप्यूटर सफल होता है बाईपास केबल चालू हो जाता है और नेटवर्क का कार्य चलता रहता है। अब बात करेंगे बच्चों ट्री नेटवर्क की। ट्री नेटवर्क क्या है।
ट्री नेटवर्क क्या है बच्चों? किसी ट्री संरचना में बस और स्टार संरचनाओं का मिला जुला रूप होता है। इसमें स्टार की संरचना के कई वर्क स्टेशनों को एक लीनियर बस बैकबोन केबल से जोड़ा जाता है, जैसा कि दाईं ओर के चित्र में दिखाया गया है। देख पा रहे हैं बच्चों, ट्री की तरह है ये ट्री नेटवर्क है। ओके, ट्री नेटवर्कों में नेटवर्क को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना संभव होता है और उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा मिलती है। किसी ट्री नेटवर्क में अकेले कंप्यूटर या नोड होते हैं जिन्हें लीव कहा जाता है। इनका उपयोग केवल संदेशों को प्रेषित करने और प्राप्त करने में किया जाता है और रिपीटर के रूप में नहीं किया जाता है। इसमें केंद्रीय नोड या कंस्ट्रेटर हब का कार्य बटा हुआ हो सकता है, अर्थात इसमें एक से अधिक हब हो सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे इसके लाभ के विषय में। इसके क्या लाभ हैं? ट्री संरचना के कई विशेष लाभ होते हैं। एक, इसमें किसी एक सेगमेंट अर्थात भाग के लिए ही अलग केबल डाले जाते हैं, इसलिए केबल की आवश्यकता न्यूनतम होती है। दूसरे, इस प्रकार के एक ही नेटवर्क में हम अनेक तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे इसकी हानि के विषय में कि इसकी क्या क्या हानियां होती हैं। ट्री संरचना में कई कमियां भी हैं। यदि बैकबोन केबल टूट जाता है या कोई अन्य खराबी आ जाती है उसमें, तो उससे जुड़े हुए सभी भाग या सेगमेंट ठप हो जाते हैं। दूसरे, इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना और इसके अनुसार वायरिंग करना अन्य संरचनाओं की तुलना में कठिन होता है। ओके, इन संरचनाओं के परस्पर मेल से अन्य कई प्रकार की संरचनाएं तैयार होती हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों ये चैप्टर और ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।